अगर इंडिया ने पानी बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा? लीगली और टेक्निकली दोनों मुल्कों में से कोई भी चाहे तो इस मुआहदे से अलग नहीं हो सकता। इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी कहां से आई? आपके पास उस लेवल के डैम ही नहीं है जहां पाकिस्तान का पानी रोक सकेंगे। जो वाकया हुआ है पहलगाम में, इंडियंस पे थोड़ा सा मुझे तरस भी आता है। क्या उनके सवाल पूछने की जो शक्ति है, जो ताकत है, क्या वो खत्म हो गई? वहाँ की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की। इतने आराम से वो आके मार के चले गए। इन फौज के पास तो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए? यार मैं तो कहता हूँ बंद कर दो अपनी फौज पे। तो क्या जंग की तरफ मामला जा सकते? दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, इंडिया कुछ ना कुछ हरकत जरूर कर सकता है। तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। ये कल डिमांड आ रही थी कि पाकिस्तान के कोई 5 शहर मलियामेट कर दें। यूएस का क्या रोल देख रहे हैं? अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के हक में बात करेगा तो मुझे तो खैर ऐसा नहीं लगता। इस पूरे चैप्टर का फायदा किसको होगा? कौन बेनिफिशियरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, यानी वो ट्रीटी जो ना 65 की ना 71 की जंगों में सस्पेंड हुआ, वो सस्पेंड कर दिया। अब पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान क्या जवाब देगा, और क्या इंडिया ये सब करने की सलाहियत रखता भी है? बहुत सारे सवालात हैं, जवाबात हासिल करेंगे। जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद है इंतहाई खास मेहमान अदील अजहर साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हुई खैरियत? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदील भाई, इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं कि ये इसके इम्पैक्ट क्या होंगे और रद्द अमल क्या दे सकता है पाकिस्तान, अगर आप बैकग्राउंड समझा दें कि ये इस नहज तक मामला कैसे पहुंच गए कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, ये आई थिंक आपने अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की है, ये कि एक ऐसा मुआहिदा कि जो कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान था। इंडिया पाकिस्तान 1960 जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, 1965 की वॉर सर्वाइव कर गया, 71 की वॉर सर्वाइव कर जाता है, फिर सियाचिन ग्लेशियर का जो मामला 84 में हुआ था वो सर्वाइव कर गया, इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं वो सर्वाइव कर जाता है, कारगिल की जंग जो है सर्वाइव कर गया। फिर अगर आप तो खैर बहुत छोटे होंगे, पाकिस्तान इंडिया का सन 2001 में एक न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ हुआ था, वो सर्वाइव कर जाता है, और मुंबई अटैक्स में भी कुछ नहीं होता, और फिर ये उड़ी होता है, पुलवामा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड इंडस बेसिन ट्रीटी सर्वाइव कर जाता है। व्हाट हैज़ हैपेंड राइट नाउ दैट इंडिया हैज़ डन समथिंग विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। देखिए इसकी 2-3 वजूहत आ जाती हैं। एक तो ये कि इंडिया के जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर थे, और स्पेशली इंडिया का जो मीडिया है, जो कि इस वक्त एक ज़माना था कि इंडियन मीडिया बड़ा इंडिपेंडेंट हुआ करता था। आपको वहाँ पे राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रिस्ट सारे थॉट्स जो हैं वो मिल जाया करते थे। इस वक्त इंडियन मीडिया एक्सेप्ट फॉर शायद मेरे ख्याल से 1-2 एंकर्स के अलावा पूरा का पूरा एक्सट्रीम राइट, जो बड़ा नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको रिप्रेजेंट करता है। चीख पुकार, मार धाड़, ये वो आप सुनते रहते हैं, अर्नब गोस्वामी, इस लेवल किस्म के कार्टून्स वहाँ नज़र आते हैं हमें इंडिया में। सो वहाँ पे ड्यूरिंग देयर टेलीविजन प्रोग्राम्स, उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे पिछले कुछ सालों से ये बातचीत ज़रूर हो रही थी। इंडिया में कोई इस तरह का एक उन्होंने देखिए, मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, इंडिया अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है। हमें भी लगता है इंडिया में बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे आईटी के एक्सपर्ट्स रहते हैं, ये सारी बातें, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक मामलात में ना इंडियंस को ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी लुकमा दे दिया जाता है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इंडियंस को इस बात का कुछ एहसास दिलाया गया कि ये ग़ालिबन इंडस बेसिन ट्रीटी कोई सी नल की कोई ऐसी टूटी है कि जिसको आप घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, और उल्टा कर देंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे। हाउएवर, हम जो बात कर रहे हैं कि ये यहाँ इस नहज तक कहाँ पहुँचे, तो इंडिया में ये काफ़ी अरसे से उनके मीडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रियासत से रिलेटेड जो सोशल मीडिया उनके हैंडल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो काफ़ी अरसे से ये एक पिच तैयार कर रहे थे कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन है जो कि इंडस बेसिन ट्रीटी है, और वो जब दिल चाहेगा वो उसको ख़त्म कर देगा। अब सवाल यही पैदा होता है, इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं ख़त्म किया? भाई, जब दो मुल्क न्यूक्लियर वॉर, एक ज़माने में न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक दूसरे की तरफ करके बैठे हुए थे, जब जनरल मुशर्रफ के टाइम पे एक न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया के साथ हमारा, जब उनकी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, अगर आपको याद हो, उसके बाद उस वक्त भी ये बात नहीं हुई, बिकॉज इंडिया में इस तरह के सेन माइंड्स हुआ करते थे जिनको पता थी ये बात कि लीगली और टेक्निकली दोनों मुल्कों में से कोई भी चाहे तो इस मुआहदे से अलग नहीं हो सकता। 1960 में ये मुआहदा हो चुका, और ये बात माननी पड़ेगी दैट बोथ द कंट्रीज वर बेनिफिशियरी ऑफ दिस, ये जो अग्रीमेंट हुआ था। और इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें किसी मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा था, दोनों मुल्कों का फ़ायदा ही हुआ था।
अच्छा आदिल भाई, ये अभी जो पहलगाम वाकया जो हुआ है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इन दो अलग नैरेटिव्स हैं। इंडियन मीडिया एक अपना नैरेटिव दे रहा है और पाकिस्तान में हम लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम सुन रहे हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हकीकत क्या है ये तो असल में हम अक्सर बोल देते हैं आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, आने वाला वक्त भी हमें कुछ नहीं बता रहा होता। इंडिया ने इससे पहले मुसलसल पाकिस्तान पे हमले हुए हैं। इंडिया में जो अपने कुछ अटैक्स हुए हैं, दहशतगर्दी के वाकयात है कि सबसे पहले लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट समथिंग। परसों जो वाकया हुआ है पहलगाम में, इस जो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे लिए परसों ये है, मासूम मारे गए हैं वहाँ पे लोग। वो निहत्ते शहरी थे। यस, उसमें उनका एक जैसे एक नेवी का एक ऑफिसर बार बार दिखाया जा रहा है जिसको मारा गया है, और वो एक पोस्टर बॉय इस पूरे वाकये का जो है वो बन गया है। उसकी वाइफ जो है वो आप देखिए कि उसको बैन करते हुए, उसको रोते हुए दिखाया जा रहा है। उसकी बहन को वो गिरिया करते हुए दिखा रहे हैं, बल्कि वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से कुछ बड़े मुश्किल सवालात पूछ रही थी जो कि इंडियन मीडिया में दिखाई नहीं जा रहे, सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। ये मरने वाले मासूम लोग थे और ये एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। सो हम पाकिस्तानियों को भी इसको कंडेम करना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी आपको इसमें सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है ना, वो हम में से नहीं है वो, ठीक है जी। अगर मासूम लोगों के मारने को सेलिब्रेट करना है तो हम में और इंतहा पसंद उन भारतीयों में फ़र्क क्या रह गया जो कि जाफर एक्सप्रेस में या हमारे यहाँ जो चाइनीज़ मारे जाते हैं या हमारे यहाँ दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं उसको वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो एक चीज़ ये ड्रॉ कर लें कि वहाँ मरने वाले शहरी थे जो कि छुट्टियाँ मनाने वहाँ पर गए हुए थे। दे वर आउट देयर टू हैव अ गुड टाइम। उनके पाकिस्तान के बारे में हो सकता है पॉजिटिव तासुरात हों, कुछ हों, वो कश्मीरियों से मोहब्बत करते हों, वो मुसलमानों के बारे में अच्छे जज्बात रखते हो, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो किसी के लिए कोई बुरा जहन में ख्याल लाना एक बहुत गलत बात यहाँ पर होगी। नाउ लेट्स कम टू व्हाट हैपेंड। सो इससे पहले 5 साल पीछे चले जाते हैं, पुलवामा का वाकया हुआ था। अगर आपको याद हो, उनकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है CPRF, उसके कोई 40 के करीब से ज़ायद जवान जो हैं वो एक हमले में मारे जाते हैं। अच्छा जी, इंडिया ने फिर वही बातें हुई कि जी ये हो गया, फलाना हो गया, हम बदला लेंगे। बदला, उनको एक तो बदला उनको लेने का बहुत शौक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इंडिया ने फिर आपको पता है कि वो बालाकोट पे हमारे अपना पेलोड गिरा कर आ गए, कुछ दरख्तों को नुकसान पहुंचाया हमारे। उन्होंने कहा जी हमने लॉन्च पैड, दहशतगर्दों के लॉन्च पैड तबाह कर दी, ये सब कर दिया। फिर पाकिस्तान की तरफ से स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, टी इज़ फैंटास्टिक, अभिनंदन। आई थिंक द रेस्ट इज हिस्ट्री। 5 साल गुजरने के बावजूद हमें कुछ नहीं पता किसने किया था, क्या हुआ था। बल्कि आपको पता है कि उसके ये वो टाइम था जिस वक्त आप जानते हैं कि थोड़े अरसे बाद आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक ओहदा हुआ करता था। इसके एक आखिरी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मकबूजा कश्मीर के थे वो मलिक साहब, गालिबन उनका JN मलिक उनका गालिबन नाम था। उन्होंने द वायर नामी एक इंडियन चैनल को बात करते हुए, इंडियन न्यूज़ एक बड़ी अच्छी उनकी इंडिया की, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इंडिया में मीडिया में चंद सेन वॉइसेस जो बची हैं, द वायर उसमें से एक पब्लिकेशन है। उन्होंने इस द वायर को एक इंटरव्यू देते हुए ये बात बोली कि मैंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि इनके होम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड मैन माने जाते हैं, ठीक है जी, उनके सामने मैंने ये सवाल उठाया था कि यार व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी, वाई आर्ट वी टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी लैप्स देयर। कहते ही हैं कि मेरी इस आवाज़ को उस वक्त दबा दिया गया था और मुझे कहा था कि चुप रहो, इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी है। बिकॉज कहते ये हैं कि देयर वर 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट दैट वर पॉइंटिंग टूवर्ड्स के इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। इस पे कुछ क्यों नहीं किया गया। अब पहलगाम के वाकये पे आ जाते हैं। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उधर से जो नैरेटिव राइट, उसमें ये इंटेलिजेंस लैब नहीं है, उधर से तो एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है। बस मैं कभी कभार मिनहाज, मैं कभी कभार इंडियंस पे थोड़ा सा मुझे तरस भी आता है कि यार क्या उनके सवाल पूछने की जो शक्ति है या जो ताकत है क्या वो ख़त्म हो गई है। मैं कहता हूँ कम से कम पाकिस्तानियों से सीख लें। आज पाकिस्तानी अवाम अपनी रियासत से जो सवालात पूछ रही है 1947 से लेके अब तक, क्या हिंदुस्तान में ये कोई सवाल पूछता है? यानी एक मकबूजा कश्मीर आप कुछ भी कह दें, नरेंद्र मोदी का ये दावा है, वो बेसिकली इसको अपना एक कामयाब मंसूबा बना के प्रेजेंट करते हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद मकबूजा कश्मीर में अमन आ गया है, टूरिस्ट आ रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहां पे आते हैं। लेकिन अभी भी वहां 7 लाख फौजी 7.5 लाख फौजी वहां पे, फौजी से मुराद जिसमें फौज, नीम फौजी दस्ते, पुलिस रिजर्व फोर्स, पुलिस सब शामिल हैं, 7.5 लाख मौजूद हैं। अगर इतना ही अमन का गहवारा मकबूजा कश्मीर बन गया था तो भाई फौजों को वापस ले आते। आपने परमानेंटली अपनी फौज को वहां पे प्लेस किया हुआ है। अब इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, उसमें आपको पता है टूरिस्ट के कुछ सर्टन स्पॉट्स होते हैं ना,
हर जगह तो टूरिस्ट नहीं जाते। वहाँ पे मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी रिसेंटली मालम जब्बा होकर आया। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट है और बिल्कुल उसकी अगर आप टेरेन देखेंगे तो ये जगह जहाँ पे ये पहलगाम में वाक़या हुआ है, जिस लोकेशन पे, बहुत मिलती जुलती जगह है वहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही एक मेडो सा है, एक स्लोप आ रही है, स्की स्लोप है। मालम जब्बा ज़रा जाएं और रास्ते में आप ज़रा सिक्योरिटी चेक कीजिएगा, बिकॉज हमें पता है कि केपी में हालात ख़राब हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई बड़े तीर मार लिए हैं और हमारे यहाँ भी हालात ख़राब ही चल रहे हैं, लेकिन द काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज लोगों को पता है, हमारी गवर्नमेंट को पता है कि यार टूरिस्ट यहाँ बड़ी तादाद में होते हैं, इट कैन बी अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। तो इंडियन सरकार ने या इंडियन जो गवर्नमेंट है, मकबूजा कश्मीर की हुकूमत, अच्छा मकबूजा कश्मीर की हुकूमत के स्ट्रक्चर पे भी हम मौका मिले तो बात करेंगे, वहाँ की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास तो बहुत थोड़े से इख्तियारात हैं, जो उमर फारूक उनके चीफ मिनिस्टर हैं। तो आखिर ये क्या वजह थी कि एक इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं आपने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी? कहते हैं ये पूरा वाकया 25 मिनट तक हुआ है। उन्होंने बंदों को, जो दहशतगर्द वहां पर आए, उन्होंने लोगों को कहते हैं ना कि सेलेक्ट कर करके मारा है वहां। हाँ, वो ऐसी कह रहे हैं जैसे मजहबी बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों में मारा है। खैर मरने वाले आप पता चला है कि जी एक दो मुसलमान भी ज़ाहिर है उसमें थे, लेकिन इतने आराम से वो आके मार के चले गए। भाई ये कोई खुद कुछ धमाका भी नहीं था कि यार एक साथ बहुत सारे लोग मर के चले गए। देखिए ये बहुत सारे सवालात हैं जो हिंदुस्तानियों को पूछना है। वो जो मैंने आपको बताया, वो जो उनके नेवी का एक ऑफिसर मारा गया है जो हनीमून पे गया हुआ था, उसकी बहन चीफ मिनिस्टर हरियाणा से सवाल क्या पूछ रही है कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, कोई उसको हेल्प क्यों नहीं पहुंची है, कोई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा, कोई भी जाके, अच्छा वो जगह एक्सेसिबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर पैदल जाएं आप, या तो ट्रैक करते हुए जाएं या फिर आप खच्चर या घोड़ों पे जाएं, जानवर के ऊपर बैठ के जाएं। लेकिन फौज के पास तो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके पास तो इस तरह के सोर्सेज हैं कि जिसके थ्रू वो वहां पर पहुंच सकते हैं, जीप्स वगैरह है, 4x4 है, जो भी होगा सिलसिला, आई डोंट नो अबाउट इट। वो आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए वहां पे? ये वो सवालात हैं जो इंडियंस को पूछने हैं, जो कि नहीं पूछ रहे हैं। इंडिया में भी इस तरह के जर्नलिस्ट हैं, एक दो थोड़े बहुत गिनती के ही बचे। रवीश कुमार एक उनके जर्नलिस्ट हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है। वो भी एक ज़माने में मेन स्ट्रीम टीवी एंकर हुआ करते थे, बट उनको फिर हटा दिया गया, वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने, बिकॉज वो इंडियन इस मीडिया का पार्ट नहीं रहना चाहते, बिकॉज ये तो बहुत राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट मीडिया है। ये वो सवालात हैं जो इंडियंस को पूछने, लेकिन वो पूछ नहीं रहे हैं। सो इंडिया का मिनाज अगर आप नोट करें ना, इंडियंस आर टू बॉलीवुड इंस्पायर्ड। उनके लिए हर चीज़ एक बॉलीवुड की मूवी है। हम ये तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो एक उनका हीरो एक गन लेकर आएगा और पूरी की पूरी फौज को मार देगा। द रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। असल ज़िंदगी में इस तरह होता नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के 5 शहरों को, ये कल डिमांड आ रही थी कि पाकिस्तान के कोई 5 शहर मलिया मेट कर दें, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो क्या यार? यार आप एक न्यूक्लियर पावर मुल्क के हवाले से ये बात कर रहे हैं। ये होती है प्रॉब्लम जब मुल्क, किसी भी मुल्क के ऊपर एक्सट्रीम राइट विंग की हुकूमत, जब एक पॉपुलिस्ट हुकूमत जो है ना वो आ गई होती है, जो सिर्फ पॉपुलर बातें करती है, लोगों को ये एहसास दिलाती है कि यार हम कोई बहुत ही बड़ी महान शक्ति हो गए हैं और हम कोई ऐसी ताकत बन चुके हैं कि जो कि जिस मुल्क को चाहे नीस तो नाबूद कर सकती है, और पाकिस्तान हमारे सामने है क्या चीज़। आई थिंक इंडियन अवाम को इस गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। दे हैव बीन सोल्ड, वो कहते हैं ना, उन्हें बहुत ही लो क्वालिटी का मंजन बेचा जा रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इंडियंस बड़े मज़े से उसको ख़रीद भी रहे हैं। अच्छा, आपने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर फारूक का नाम लिया। एक अहम तरीन मीटिंग हुई, इसमें फैसले हुए, इसमें वो शामिल ही नहीं थे। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि फिर वो एक नैरेटिव जाहिर है फिर बन रहा है कि जैसे ये प्री प्लान था। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम पाकिस्तान का तो हमारा एक जो सरकारी एक मौक़िफ़ इसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगर आप इसको समझा भी नहीं होता क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए फॉल्स फ्लैग? देखिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नेचुरली एक समझ लें कि एक कहते हैं ना कि एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाती है आपके लिए, सॉर्ट ऑफ के यार एक वाकया हुआ है जो कि आपका पीछे से किसी ने, जो कि विक्टिम होता है, अपेरेंटली आपको दिखता है कि वो इसका शिकार हुआ है, उसी की जानिब से ये प्लान किया हुआ होता है। सो अब पुलवामा है जैसे कि वाकया हुआ या कुछ भी हुआ, बहुत सारे लोग तो 9/11 को भी एक कंस्पिरेसी, एक इंटरनल अमेरिका में ही, मैं नहीं कह रहा ये, अमेरिका में ही रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो 9/11 को एक CIA की इंटरनल कंस्पिरेसी करार देते हैं। बहुत सारे लोग उसको एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हैं। तो हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है जब भी इंडिया में इस तरह कोई वाकया हो रहा होता है, जैसे मुंबई अटैक्स के बारे में, पाकिस्तान में एक ओवरवेलमिंग बिलीफ है इस चीज़ के हवाले से दैट इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब मुंबई अटैक में भी अगर आप उनका इंडियन नैरेटिव पढ़ेंगे तो आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि यार ठट्टा के करीब से कोई
हवा में इन्फ्लेटेड वाली बोट से कुछ लोग बैठते हैं और बैठ के वो मुंबई जो है वो आ जाते हैं बोट चलाते हुए, और मुंबई में आते हैं और आते ही हर जगह हमला, इधर हमला उधर हमला। उन्हें मुंबई का पूरा मैप रटा हुआ है और सब कुछ है। पता नहीं उस वक्त गूगल मैप भी होता भी था या नहीं था, कौन से फ़ोन्स थे, सैटेलाइट फ़ोन थे तो क्या उसमें गूगल मैप एप्लीकेशन चलती। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस अबाउट द मुंबई अटैक जो कि अभी भी, हाँ वो आपने एक लड़का पकड़ लिया, कहते हैं जी वो फरीदकोट का, भावलपुर के करीब कहीं पंजाब में कोई जगह, आई डोंट नो, वो अजमल कसाब, उसने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ, बट वो वहाँ पहुँचा कैसे? इंडियन नेवी, जो अजीम इंडियन नेवी, जल सेना कहते हैं गालबन, वो इंडियन कोस्ट गार्ड, या कोई एक डिंकी को, एक छोटी सी एक किश्ती आ रही है इन्फ्लेटेड बोट, उसको स्पॉट नहीं कर पाए। फिर तो भाई बहुत, अगेन इंडियंस को सवाल तो ये पूछने थे कि यार एक इन्फ्लेटेड बोट से पाकिस्तान से सो कॉल्ड आतंकवादी आ जाते हैं और हम उनको पकड़ नहीं पाते। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की डेफिनेशन दरअसल यही होती है कि वो विक्टिम जो बज़ाहिर हमें दिखता है उसी ने इसको प्लान किया हुआ होता है और फिर वो किसी और को जो है वो मुरद इल्ज़ाम इसका ठहरा रहा होता है। तो उमर फारूक पे जरा हम आते हैं जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं। ये आपको पता है इनकी एक शेख अब्दुल्ला होते थे, फिर उनके बेटे जो हैं ये फारूक अब्दुल्ला आए और फिर अब ये उमर फारूक इनके चीफ मिनिस्टर हैं। ये ऐसी से ये शोशा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने आपको बताया था इंडिया में इस वक्त मकबूजा कश्मीर के लिए एक अलग कानून अप्लाई हुआ है और उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, हम प्रोविंस कहते हैं, इंडिया स्टेट कहता है, जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कोई इख्तियारात ख़ास है नहीं, बल्कि ना होने के बराबर। जिस तरह समझ लें कि कराची में एक ज़माने में मेयर को इख्तियारात मिले हुए होते थे, सारा काम डीसी कर रहा होता था। सिमिलरली एक्सेप्ट फॉर टू अ लिटिल एक्सटेंट वहाँ की पुलिस जो है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। बाकी इंडिया में जितने भी फौजी और नीम फौजी दस्ते हैं वो सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उमर फारूक की कोई एज सच वहाँ पे औकात भी नहीं है, जबकि आप देखिए कि उसको बहुत साल के लिए, आपको शायद पता अगर नहीं हो तो मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था, आई थिंक इट वाज द 5th अगस्त 2019, मुझे याद है मैं डबलिन एयरपोर्ट में उस दिन बैठा हुआ था और वहाँ पे मुझे ये खबर मिली थी एंड आई वाज लाइक यार ये बहुत बड़ा काम कर दिया इंडिया ने। और बहरहाल उसका खैर फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ वी डोंट नो, वो एक अलग डिस्कशन है। काफ़ी अरसे तक इनको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था, ये काफ़ी अरसे अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, किसी तरह की कोई मोबिलाइजेशन जो है वो लोगों में क्रिएट ना कर सकें। लेकिन फिर ये इलेक्शन हुआ, जीत गए, तो फिर मोदी की गोद में जाके बैठ गए ये एक बार फिर से। लेकिन इनको इनकी औकात जो है ना वो दिखाई है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस मामले में। इस तभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फेडरल या स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वफाकी हुकूमत की है, इस वजह से इनको इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं किया। क्या? बिकॉज तुम कुछ भी नहीं हो, यू हैव नो वर्थ एक्चुअली। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान में तो अभी यही है कि अगर इंडिया ने पानी बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा? यार मिनाज, इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। ओके जी, थोड़ा सा जरा ना आइए अब रियलिटी पे बात करते हैं। अच्छा हुआ, सो हम स्टार्टेड विद इंडस बेसिन ट्रीटी और अब हम देखते हैं आके एक जो सवाल जो आपने शुरू में पूछा था कि मामला इस नहज तक पहुंच कैसे गए, इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इंडिया में कुछ, जैसे कि मैंने बताया, कुछ समझदार लोग थे जिनको पता था कि लीगली एंड टेक्निकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इंडस बेसिन ट्रीटी, जस्ट इन केस हमारे ऑडियंस के लिए एक बात फिर से बता देते हैं, इवन तो माशाल्लाह अब तक लोगों को रट चुका होगा। 1960 में वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक की सालिसी में आर्बिट्रेशन में ये मुआहदा हुआ था और ये एक परपीचुअल एग्रीमेंट था। परपीचुअल एग्रीमेंट का मतलब ये कि इसकी कोई टर्मिनेशन डेट नहीं थी। अग्रीमेंट आप साइन करते हैं ना, 1 साल के लिए साइन कर रहा हूँ, 3 साल के लिए साइन कर रहा हूँ, 5 साल के लिए साइन कर रहा हूँ, ये था परपीचुअल, ये इन्फिनिट टाइम के लिए, लामहदूद इसकी जो है वो एक टाइम फ्रेम था। और इसमें यह था कि किसी भी मुल्क को अगर इसमें कोई टर्मिनेशन वाला क्लॉज नहीं था। हाउएवर अगर कोई मुल्क इसको मुअत्तल करेगा या इसको ख़त्म करेगा तो वर्ल्ड बैंक के पास दूसरा जो अफेक्टेड मुल्क है वो अप्रोच कर सकता है। तो पाकिस्तान अब वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है कि देखें आपने ये मुआहदा करवाया था, अब आप ज़रा जाके, अगर आपको पता हो पाकिस्तान में एक ज़माने में रेकोटेक मंसूबा, हमने इफ्तिखार चौधरी नाम का एक पाकिस्तान में एक आदमी आके हमने चीफ जस्टिस बना दिया था, उसने रेकोटेक मंसूबे पे जो कैंसिल कर दिया था हमको। उसमें हुआ ये था कि हमारी वो जो कंपनी थी बैरिक गोल्ड और एंटाफागेस्टा, वो हुकूमत पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट फॉर द आर्बिट्रेशन ले गए थे और पाकिस्तान पे कोई $6 बिलियन का जो है ना वो इसमें फ़ाइन लगने वाला था। वो तो खान साहब की दौर में फिर उन्होंने आपने माफ़ी तराफ़ी की, मिन्नत तरली की, उन्होंने केस अपना वापस ले लिया।
सो अगर इंडिया समझता है कि इस तरह टर्मिनेट करके पाकिस्तान विल सिंपली गो टू द वर्ल्ड बैंक। हाउएवर चलो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक टाइम ले रहा है, इंडिया कर क्या सकता है? 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास हैं, दरिया सिंध इंडस रिवर, दरिया झेलम और दरिया चिनाब। ठीक है, 3 रिवर्स इंडिया के पास हैं जिसमें सतलुज, रावी और ब्यास शामिल है। ठीक है, जो लोग उन एरियाज में रहते हैं, लाहौर के करीब लोग रावी में रहते हैं, रावी एक सूखा हुआ दरिया, अब तो बल्कि वहाँ पे रावी का जो कच्चे का इलाका है वहाँ पे तो वो आपको पता है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई है रूडा, और वो आजकल PSL में उनके एड्स भी काफ़ी चल रहे हैं, वो टीमों को स्पॉन्सर भी किया हुआ है उन्होंने। वो तो वहाँ सोसाइटी बना रहे हैं क्योंकि वहाँ तो दरिया में अब पानी नहीं होता। सतलज और रावी भी जो है वो इंडिया अपनी यहाँ बॉर्डर, कभी आप लोग गूगल मैप पे जाइए और आप देखेंगे कि सतलज जहाँ पाकिस्तान से दाखिल हो रहा होता है वहाँ पर उन्होंने हेडवर्क बनाया हुआ है, और वो आम तौर से पूरा का पूरा पानी जो है वो अपनी नहरों में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो कभी कभार सैलाब का जब सीजन होता है तो फिर वो पाकिस्तान में पानी छोड़ देते हैं, जिसके लिए उनको हमें एडवांस में बताना पड़ता है। ब्यास तो खैर बिल्कुल ही सूखा दरिया है, आपने लिंक कैनाल्स बनाई हुई हैं जिसके थ्रू आप इनको आपस में जो है ना थोड़ा बहुत सैराब कर रहे होते हैं। 3 दरिया हमारे पास हैं इंडस। सबसे पहले दरिया सिंध की बात करते हैं। दरिया सिंध का आगाज होता है तिब्बत से। ये जो 6 दरिया हैं इंडस बेसिन, इसमें 2 का आगाज जो है वो चीन से होता है, दरिया सिंध और सतलज का। बाकी सारे के सारे मकबूजा कश्मीर से आगाज हो रहा होता है। दरिया सिंध चीन में, तिब्बत में मंसरोवर लेक है वहां से स्टार्ट होता है, और कुछ 100 किलोमीटर इंडिया में चीन में चलने के बाद ये दाखिल होता है लद्दाख में। थोड़ा सा एरिया लद्दाख में ये जाता है और फिर उसके बाद हमारे बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में ये दाखिल हो जाता है, और फिर तो ये पूरा पाकिस्तान में आ रहा है। इंडिया के पास सिर्फ एक पैच है यहाँ पे, जहाँ पे वो कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और इंडिया अगर आज पानी रोकने का सोचेगा तो इनको तकरीबन 10 से 15 साल लगने हैं डैम बनने में। ठीक है, तो ये तो भूल जाए अभी आप फिलहाल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं झेलम और सतलुज, झेलम और चिनाब पे। अच्छा, झेलम और चिनाब पे इंडिया ने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, इंडस में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ज़रा मिनाज एक बात समझनी पड़ेगी, और ये समझनी पड़ेगी कि एक प्रोजेक्ट होता है जो आप डैम बनाते हैं, जैसे हमने तरबेला डैम बनाया, मंगला डैम बनाया हुआ है, अब दासू डैम और ये सब बन रहा है पाकिस्तान में। अपना एक बहुत बड़ा डैम हम जो भाषा डैम बना रहे हैं, इनके लिए आप पानी का रिजर्वायर जमा करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी एक लेक बनती है, और वो लेक में पानी जमा होता रहता है। फिर जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उस डैम के दरवाजे खोल देते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो एक नॉर्मल डैम जैसे आप कहते हैं वो आपने एक बना दिया। एक होता है रन ऑफ द रिवर डैम। उसमें ये होता है कि दरिया का पानी बहता जा रहा है और आप उसका एक जगह पे थोड़ा सा पानी जमा करके एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उससे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो एज पर द इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडिया रन ऑफ द रिवर मंसूबे बना सकता है, लेकिन पानी को जो है वो डैम वगैरह नहीं बना सकता। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले, अब से कोई 20 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले, 2 मंसूबों का बड़ा शोर मचा था। इंडिया ने बगलेहार डैम बनाया था चिनाब के ऊपर, जिस पे पाकिस्तान ने काफ़ी शोर किया था, लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक की जानिब से उनके लोग आए थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा था नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, इससे इंडस बेसिन ट्रीटी मुतासिर नहीं होती। सेम गोज, एक और इंडिया ने एक डैम बनाया था, जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया था, जिसको किशन गंगा प्रोजेक्ट कहते हैं। किशन गंगा वो दरिया है जो कि जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो हम उसको दरिया नीलम कहते हैं, और दरिया नीलम इज़ अ ट्रिब्यूटरी, यानी वो हिस्सा है दरिया झेलम का। मुजफ्फराबाद में एक शहर में जाके वो 2 मेल एक जगह है जहाँ पे वो झेलम और नीलम जो है वो आपस में आके मिल जाते हैं। सो इंडिया ने वहाँ पे भी बनाया था, उससे भी हमारा कोई पानी वगैरह नहीं रुका। अब सवाल यही पैदा होता है कि इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी कहाँ से आएगी। अब देखें, ये एक हॉलीवुड की फिल्म में रजनीकांत, शिवाजी द बॉस टाइप फिल्म में एक सीन आता है ना कि वो चलता जाए, पता नहीं यार मैं देखी है या नहीं देखी वो फिल्म शिवाजी द बॉस, उसमें एक सीन आता है कि रजनीकांत चलता हुआ जा रहा है, मुझे बड़ी पसंद है वो फिल्म, और पीछे डेवलपमेंट हो जा रही है, इमारतें बनी जा रही हैं, सड़कें बनी जा रही हैं, और वो बड़ा मशहूर सीन है वो। अब इंडियंस क्योंकि हॉलीवुड में रहते हैं या टॉलीवुड में रहते हैं, टॉलीवुड तमिल मूवीज जो हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बस आज ये सोची और कल जो है ना वो इंडिया ऐसा डैम बना लेगा जिससे वो पाकिस्तान का पानी जो है वो डाइवर्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा चलें, उन्होंने अपने डैम के बंद कर दिए। अब जब पीछे से पानी आना शुरू होगा मेरे भाई, जो कि आपको पाकिस्तान के लिए छोड़ना है, आप उसे कहाँ जमा करेंगे? आपके अपने इलाकों में सैलाब आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट ना? क्योंकि आपके पास उस लेवल के डैम ही नहीं है जहां पाकिस्तान का पानी रोक सकेंगे। डैम क्यों नहीं बन सके?
बिकॉज इंडस बेसिन ट्रीटी की वजह से आप इन 3 दरियाओं पे कोई भी डैम नहीं बना सकते, बल्कि रिवर इंडस में तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज लद्दाख की जो टेरेन है, अगर आपने देखी हो लद्दाख की टेरेन, वो ऐसी है कि वहां पे इस तरह का कोई डैम बन ही नहीं सकता कि वो दरिया सिंध का पानी स्टोर कर सके। सो ये टेक्निकली एक बड़ी स्टूपिड सी बात है जो इंडियंस पता नहीं अजीब दीवानावार पाकिस्तान को हम पहले तुम्हें भूखा मारा था, अब तुमको हम जो है वो क्या कर देंगे, तुम्हें प्यासा मार देंगे तुम्हें। यार किस तरह की बेवकूफ़ाना बातें कर रहे होते हैं। देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ जो मैंने आज शुरू में की थी, ये जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं ना, उनके साथ होता ही यही है, वो लोगों को ना इस तरह बावला बना देती हैं और इंडियंस ये समझ रहे हैं कि वो ये कर लेंगे। सो टेक्निकली एंड लीगली पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होगा अगर पाकिस्तान इंडिया को जो है वो कोर्ट में ले जाता है। इंडिया जो कह रहा है मुअत्तल कर दो, खुश हो गया, तमाशे जी खुश हैं इंडियंस, दे आर वेरी हैप्पी, बस यही इनको करना था। कितने वादे किए मोदी ने अपनी कौम के साथ, बल्कि देखिए इंडियंस, मैं कहता हूँ ना, इंडियंस आर नॉट इवन आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अगर आपको याद हो, आप तो बहुत छोटे होंगे, आज से कोई 8 साल पहले की ये बात है, इंडिया ने नोटबंदी कर दी थी, डीमोनेटाइजेशन। नरेंद्र मोदी साहब ने कौम को नोट बंदी की जो नवीद सुनाई थी, उसमें उन्होंने 3 या 4 अपने मकासद बताए थे, जिसमें एक मकसद ये था कि भारत से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। खत्म क्यों नहीं हुआ भाई? उसके बाद तो पुलवामा भी हो गया, फिर उसके बाद जो है वो आपका ये पहलगाम हो गया। तो भाई ये सवाल पूछो ना। अच्छा, आपने अभी मोदी का बयान लेटेस्ट आया, आपने वो देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा है ना सिर्फ हमला करने वालों बल्कि हमले की साजिश करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उनका मीडिया जाहिर है यही पोर्ट्रे कर रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। ठीक है, तो हमने देखा था पहले पुलवामा वाले वाकये के अंदर कि पुलवामा हुआ, उसके बाद फिर एक गरंदाजी हुई और फिर वो अभिनंदन वाला चैप्टर। क्या ये कहानी रिपीट होने वाली? क्या कोई हम हमला एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो आई थिंक बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करें। इंडिया ये कर सकता है, इसकी प्रेसिडेंस इंडिया क्रिएट कर चुका है। देखिए इट मेक्स सेंस टू इंडिया राइट नाउ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इंडिया शायद इस बार कोई ज्यादा बड़ी चीज प्लान कर रहा हो कंपेयर टू बालाकोट। व्हाई? यार जरा पाकिस्तान की अपनी वल्नरेबिलिटीज की बात करते हैं ना। देखो यार, एक बात बड़ी सिंपल है और वो ये कि इंडिया का अपने जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह। डू यू थिंक दैट पाकिस्तान इज अ यूनाइटेड कंट्री राइट नाउ? क्या पाकिस्तान एक मुत्तहद मुल्क है? 2019 में मैं बहुत एहतियात से ये बात करूंगा क्योंकि रफ्तार को तो वैसे ही बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज के दरमियान जो एक रब्त था, जो एक नेक्सस था आवाम और फ़ौज का, क्या वो आज एग्जिस्ट करता है या नहीं? उसमें एक दरार तो ज़रूर आई है। मे बी दरार इज़ एन अंडरस्टेटमेंट दैट आई एम सेइंग, आई डोंट नो अबाउट इट, मे बी आई एम रॉन्ग, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग। लोग अभी भी फ़ौज से शायद उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे शायद 2019 में करते थे। बल्कि आज बड़ी मज़ेदार बात चल रही थी कि आज ट्विटर पे पाकिस्तानी कुछ ये डिमांड कर रहे थे कि खुदा के लिए ट्विटर ही खोल दो यार। फिर इंडिया का असल जवाब तो हम यहीं कम से कम जवाब दे दें। बहुत सारे लोग तो ट्विटर जाना कौन वीपीएन चलाए, क्या करे, बैटरी फूक जाती है, ये हो जाता है फलाना, कुछ वीपीएन चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। सो क्या पाकिस्तान की आवाम उस तरह फ़ौज के साथ खड़ी हुई है? इंडिया भी तो ये चीज़ें देख रहा है ना। मे बी दे वॉन्ट टू कैपिटलाइज ऑन दैट थिंग। ये उनकी गलत फहमी है वैसे, मैं आपको बता दूं, बिकॉज जो भी हो जाए, इस कौम में जितनी भी डिविजन्स हो जाए, भारत के मामले में ना हम सब एक पेज पर हैं। हम सब एक पेज पर हैं। हमारी सॉवरेनिटी, हमारी हाकमियत की जहाँ बात आती है ना, वहाँ पे हमारे अपने सियासी इख्तलाफात क्या हैं, इदारे से हमारे इख्तलाफात क्या हैं आवाम के, ये चीज़ें बिल्कुल साइड पे हो जाती हैं। सो इंडिया इस चीज़ को जो है ना मेरे ख्याल से भूल जाए। अब आपने बात की जनाब, मोदी साहब कहते हैं कि हम इसको दुनिया के किसी किनारे से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। ले आए, बताएं। आपको बंदे तक तो आपको अभी तक मिले नहीं। 6 या 7 बंदे, पता नहीं जितने भी दहशतगर्द वहां पर आए, वो उनमें से एक बंदा आपके हाथ नहीं आया। आपने पाकिस्तान पे इल्जाम भी लगा दिया। कैसे यार? 9/11 जब हुआ था उसके बाद भी अमेरिका ने कुछ दिन लिए थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था भाई अलकायदा इसके पीछे और हम छोड़ेंगे नहीं अफगानिस्तान को। ठीक है, हमला होता है दोपहर में, शाम में पाकिस्तान पे इल्जाम लग जाता है। कैसे? ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है? चलो यार, मुंबई हमले में फॉर दैट मैटर आप में सबको मार दिया, अजमल कसाब तो आपके हाथ लग गया ना। सही है, आपने कहा एक बंदा लाइव हमारे पास जिंदा आ गया है, उसने जो आपने बुलवाना था बुलवा लिया। अभी तो आपके पास फिलहाल वो कोई ऐसा बंदा भी नहीं है। अब वो बाद में बंदे प्रोड्यूस कर दें वो एक अलग बात है,
अभी तो आपके हाथ में कोई बंदा भी नहीं है, आपने कहाँ से पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब देखो इंडियन आवाम को भी ये सवाल, अब मैं बड़ा हैरान हूँ, वाई आर्ट दे आस्किंग अबाउट इट, कि भाई आपको कैसे पता कि ये पाकिस्तान ने किया है। देखो इट कुड बी, चलो पाकिस्तान का मौकफ ले लेते हैं, इट कुड बी अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इंडिया ने खुद प्लान किया है अपना और अपने बंदे मरवा दिए ताकि उन्हें एक एक्सक्यूज मिल जाए इंडस रिवर, नरेंद्र मोदी को अपनी चेस्ट थंपिंग का। आप देखिए नरेंद्र मोदी कल से इंडियंस के जरा ट्वीट्स देखें उनके हवाले से, इंडियन मीडिया देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अप टू समथिंग, लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज, ही हैज फॉरगॉटन हाउ टू स्माइल, और ये वही बातें कर रहे हैं जैसे अगेन कोई सुपर हीरो रजनीकांत किस्म का जो है ना वो वहां पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी ठीक हो गया, आपका ये सुपर हीरो जो है उसने आपसे भी क्या क्या वादे किए थे वो सारे इंडियंस नहीं पूछ रहे हैं। सुपर हीरो को पता कैसे चल गया, महान प्रधानमंत्री को कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान ने ये किया है, व्हाट आर दी एविडेंसेस। भाई दुनिया को क्या एविडेंसेस तुम बताओगे यार कि पाकिस्तान ने किया है, कुछ ना कुछ तो लिख डेवलप करो। मैं ये कहता हूं कि इंडिया जब भी इस तरह के वाकयात का कुछ होता है तो ये तो अपनी फौज की बेइज्जती कर रहा होता है। आप देखें पहलगाम की ज्योग्राफी देखें, यानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके कई 100 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं, बंदों को मार देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। यार मैं तो कहता हूँ बंद कर दो अपनी फौज पर, यार ताला लगा दो अगर वो इनको रोक भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो फॉल्स फ्लैग ऑफ, ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। ठीक है जी, इंडिया का नैरेटिव यही जी पाकिस्तान ने प्लान किया, हमें नहीं पता कैसे। यार देयर कुड बी अ थर्ड एलिमेंट एज वेल ना, मे बी कोई दुनिया की फोर्सेस हो जो कि इन दोनों मुल्कों को लड़ाना चाहती हैं, इससे कोई बेनिफिट हासिल करना चाहती हो, अपना कोई एक अल्टीरियर मोटिव अपना जो है हासिल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है इट कुड बी एन इंडिजिनस प्लान। भाई बुरहान वानी मुजाहिद मानते हैं कश्मीरी, उसको पाकिस्तान साइड पे भी मानते हैं, वो कोई पाकिस्तानी तो नहीं था ना, बुरहान वानी तुम्हारा एक लोकल बंदा था। आई वुडंट एक्सपेक्ट बुरहान वानी टू किल इनोसेंट पीपल बाय द वे, वो फौज के खिलाफ लड़ता था, जाहिर है मुसल्ला उसकी मुसल्ला लोगों के खिलाफ जद्दोजहद थी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ हो सकता है ये 6 या 7 इंडिजिनस कश्मीर के लोग हों, आपने तो उनको टाइम दिया है ना, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें 7 क्लैशनकोफ चाहिए होंगी। मैं तो कहता हूँ रिवॉल्वर से मार दें वो लोगों को, क्योंकि आपका तो कोई जवाबी वार वहां से आ ही नहीं रहा है। एक रिवॉल्वर लेके 6 बंदों के पास 6 रिवॉल्वर हैं, उन्होंने मार दिए बंदों को, और क्योंकि उन्होंने कोई दूर से तो फायर भी नहीं किया, उन्होंने तो बंदों की पहचान करके उनको गोलियां मारी हैं। व्हाट अबाउट योर ओन आर्मी? सो इट कैन बी ऑल थ्री, जैसे कहते हैं ना, ये तीनों तरफ से जो है ना ये स्टोरी, इसमें कोई ना कोई हो सकता है सिलसिला, वी डोंट नो अबाउट इट। मैं तो कहता हूं द ओनस इज ऑन द इंडियन साइड राइट नाउ, आपको प्रूव करना है यार, यू आर द विक्टिम हियर। जिसे कहते हैं ना कि इस्तिखाजा, तो आप हैं, आप बताएंगे कि प्रॉब्लम प्रोसिक्यूशन, यू आर द वन, प्रेजेंट करें सबूत यार। अच्छा दिल भाई, सोशल मीडिया अगर आप देखें तो भी एक सवाल बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है, क्योंकि आपने उनकी साइड तक मोदी का बयान भी देख लिया और आपने ख्वाजा आसिफ की भी स्टेटमेंट देखी होगी कि हम लोग अभिनंदन, अगर कुछ दरअंदाजी होती है तो हम अभिनंदन से ज़्यादा सॉलिड जवाब देंगे, और इसहाक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी कहा कि तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। ठीक तो क्या जंग की तरफ मामला जा सकते हैं? यार मेरे ख्याल से द स्टेक्स आर वेरी हाई। देखें इसमें अभी इंटरनेशनल पावर इंटरवीन करेंगी, कुछ इस तरह की इंटरनेशनल पावर्स हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ उनके जो हालात हैं वो बड़े अच्छे, जिसमें एक ताल्लुकात अच्छे, जिसमें सऊदी अरेबिया एक मुल्क है। अभी आपको पता है कि मोदी तो था ही सऊदी अरेबिया में, वहीं से अपना विजिट कॉर्डर शॉट करके आया है वापस वो। सऊदी अरेबिया विल इंटरवीन, ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके दोनों ममालिक के साथ हालात अब ठीक हैं, एंड चाइना। देखिए मैं आपको मिनहाज इस पूरे वाक़ये में हम एक थर्ड पावर की बात अभी तक कोई नहीं कर रहा है, और वो है चाइना। एंड चाइना हैज़, कहते हैं ना कि उसका हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसका भी हाथ है। हम जनरली ये बिलीव करते हैं दैट इवन दो शायद पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे से उस तरह के नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान हैज़ अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर चाइना, ये बात याद रखनी है। एंड पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना। हम दरियाओं की बात कर रहे थे, अब आप ये देखिए कि चाइना ने पक्के काम करता है वो, क्योंकि चाइना का इंडिया के साथ कोई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मुआहदा नहीं है, इंडस बेसिन ट्रीटी कोई चाइना और इनके दरमियान नहीं हुई है। इंडिया के रिवर सतलुज, मैंने आपको बताया चाइना से शुरू होता है, रिवर ब्रह्मपुत्र शायद आपने उसका नाम सुना हो, और इसको यारलंग सांगपो रिवर कहा जाता है चाइना में। चाइना ने वहाँ पे बहुत डैम्स बनाए हुए हैं। इनफैक्ट चाइना ने अब से कुछ दिनों पहले दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का जो है वहाँ पे ऐलान किया, मीडोंग उसका नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है। अगर वो बन जाएगा तो इट विल स्टॉप द वाटर टू ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है
वो इंडिया के ईस्टर्न एरियाज और बांग्लादेश को वाटर जो है वो सप्लाई करता है। तो चाइना हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस एंटायर थिंग। सो ये कहना कि मामला जंग तक पहुंचेंगे, मुझे नहीं लगता। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं जाके जाहिर है मामला दबेंगे, लेकिन आई थिंक एक छोटे स्केल या एक छोटे लेवल पे इंडिया कुछ ना कुछ हरकत जरूर कर सकता है। अच्छा, इसमें आप यूएस का क्या रोल देख रहे हैं, क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त अभी इंडिया में है। इंडिया में अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका जाहिर है पाकिस्तान के हक में बात करेगा, तो मुझे तो खैर ऐसा नहीं लगता। इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर चाइना, ये सॉरी फॉर अमेरिका, और चाइना के खिलाफ तैयार एक अपना कहते हैं ना, उन्होंने पाला है इंडिया को। जब सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर की थी, इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनाया था 2007 में विदाउट साइनिंग अ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो अमेरिका ने उस वक्त अपने पूरा का पूरा वजन जो है वो भारत के हक में उस वक्त डाल दिया था। अगर अमेरिका इस पूरी चीज़ में ज़ाहिर इंटरवीन करता है, ज़ाहिर उनका झुकाव आप देखें, कल ट्रंप ने फ़ोन भी किया है मोदी को, बात भी हुई है, उसने ट्वीट भी किया है, और जेडी वैंस की तरफ से भी सारी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, सब कुछ आ गई हैं। अमेरिका का एक ज़ाहिर रोल हो सकता है, लेकिन वो कोई मीडिएशन वाला रोल मुझे बजाय नहीं लगता। मेरे ख्याल से आई थिंक दी अरब कंट्रीज़ इसमें मीडिएशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आई अगेन कम टू द पॉइंट, मुझे कोई जंग तो होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ एक छोटे स्केल पे कुछ पुलवामा बालाकोट टाइप चीज़ जो है वो शायद भारत करेगा और ज़रूर करेगा। अच्छा, अभी इस सब के ऊपर पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस क्या हो सकता है, मतलब इंडस बेसिन ट्रीटी, और अगर ये कोई एस्केलेशन होती है तो? देखिए, इंडस बेसिन ट्रीटी में हमें देखना ये ना कि इंडिया ने बोल तो दिया कि हम उसको मुअत्तल कर रहे हैं। इंडिया की ये जो मुअत्तली है ये किस तरह मैनिफेस्ट करती है? अभी पाकिस्तान इसका, अभी आपको पता है कि आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो है मीटिंग हो रही है, इसका वो तुर्की बदुर्की जवाब क्या दिया जाएगा? जी हम इंडियन मिलिट्री अताशेस को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर देंगे। आई एम श्योर बाय द टाइम ये पॉडकास्ट ऑन एयर जाएगी ये अनाउंसमेंट्स हो भी चुकी होंगी। हम इंडियंस के वीज़ा मनसूख कर देंगे, हम जो उनका डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको हम आधा कर देंगे जैसे उन्होंने हमारा किया है। अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें होंगी। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान विल जस्ट हैव टू वेट टू सी के इंडिया क्या करता है, बिकॉज हम खुद जारे नहीं होना चाहते। हिंदुस्तान यहाँ पे जारे होगा, जाहिर है वो हम पे हमला करेगा, तो फिर हमने जिस तरह स्विफ्ट रिटॉर्ट में इंडिया के का दिमाग से ही कर दिया था हमने, तो हम इसका जो है ना फिर जाहिर है एक जवाबी वार ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान जस्ट नीड्स टू वेट एंड सी। हमारा जो डिप्लोमेटिक कोर है हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। दुनिया भर के जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं वहाँ पे हमें जाके उनका जो भी स्ट्रक्चर होता है जाके उससे मुलाकात करें दैट इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम बग़ैर किसी सबूत के दिया है। इनफैक्ट जिस तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, इसके बारे में भी कहते हैं कि ये 2019-2020 कोविड के टाइम पे तो ये तंजीम बनी है, इसके बारे में हार्डली कोई बंदा जानता है, और वो इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन कर के भी आ जाते हैं। और जिस तरह आपकी अपनी पाकिस्तान को अपना एक नैरेटिव जाके इंटरनेशनल कैपिटल्स में बताना पड़ेगा। देखिए एक बात मनाज और समझने की, और वो ये है कि पाकिस्तान की बात को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जितनी इंडिया की बात को मिलेगी। इंडिया इज़ अ मेजर कंट्री, दुनिया के बहुत सारे ममालिक, कल मैं अर्नब गोस्वामी को भी सुन रहा था, वो भी यही कह रहा था कि इंडिया दुनिया के हर मुल्क के जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में, और ये फैक्ट है। हम माशी दौर में इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से दुनिया शायद भारत की बात ज़्यादा गौर से सुनेगी हमारे हवाले से। तो आर केस हैज़ टू बी मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हमारा मुकदमा मजबूत है, हमें वकील भी तगड़े करने पड़ेंगे। बट डू वी हैव दोज स्ट्रॉन्ग लॉयर्स, दोज पीपल हु वुड टेक आवर वर्ड्स टू द वर्ल्ड? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। फिर बस इख्तितामी आखिरी एक दो क्वेश्चंस, इस पूरे चैप्टर का फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को, इंडिया को? अगर पाकिस्तान ने किया है या इंडिया ने खुद किया है, कौन बेनिफिशियरी है? ये आई थिंक 100 बातों की एक बात। आई थिंक यू कहते हैं ना, यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड राइट नाउ। पाकिस्तान को ये करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए इस पूरे गेम में कौन पार्टीज हैं? इस पूरे गेम में पाकिस्तान, इंडिया और मकबूजा कश्मीर में जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं। क्या अच्छा पाकिस्तान को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है यार? क्या हमारे अपनी ज़िंदगी में मसले कम हैं यार? इकोनॉमी के हालात भी आपको पता है हमारे पास ऐसे ही पतले से ही चल रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जी 3.25% से ग्रो करोगे तुम लोग। फिर आपको पता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात,
फिर आपको ये भी पता है कि हमारी भी ऐसा लगता है मिलिट्री की कंसंट्रेशन ज़्यादा सियासत पे ही चल रही है कंपेयर टू बाकी वो जो फ़ौज के अपने मामलात हैं वो तो ज़ाहिर बैरिक्स हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, वो अपनी असलों को सब तैयार करके रखते होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिकली फोकस हमारा जो है वो आपको पता है सियासत की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है आजकल। इफेक्टिवली SIFC चला रही है फ़ौज, तमाम इदारों में फ़ौज के लोग बैठे हुए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस निज़ाम को चलाने में इस वक्त फ़ौज, ये छुपी ढकी छुपी बात थोड़ी है यार। ये पाकिस्तान क्यों एक अपना नया एक वो खोलेगा, हाँ क्या कहते हैं कि एक नया महाज खोलेगा, हम क्या हासिल कर लेंगे इससे? ठीक है, मुझे पता है पाकिस्तान में भी कुछ लोग सोच रहे हैं, उनकी ना एक कंस्पिरेसी थ्योरी आ रही है। नहीं यार नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई एक महाज खोलने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अलहदगी पसंद तंजीमों की। कश्मीर की अलहदगी पसंद की जो अलहदगी पसंदी की जो मूवमेंट है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आई थिंक जिस वक्त जनरल मुशर्रफ ने 9/11 के बाद, और जनरल मुशर्रफ बड़ी खुल के ये बात करते थे कि ये बड़ी बदकिस्मती हमारी रही कि कश्मीर की जो अलहदगी पसंद की तहरीक थी उसको दुनिया ने एक दहशतगर्दी की तहरीक समझना शुरू कर दिया था। और जनरल मुशर्रफ ने इस बात को रियलाइज़ करके, अगर आपको याद हो, मनमोहन सिंह और उनके दरमियान कश्मीर के मसले के परमानेंट सोल्यूशन के लिए वो काफ़ी आगे भी बढ़े थे और एक मुशर्रफ मनमोहन एक फार्मूला भी तय पा गया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लॉयर्स मूवमेंट शुरू करवा दी गई, मैं जोर दे रहा हूँ करवा दी गई, जो लोग चाहते थे कि कश्मीर का मसला सॉल्व ना हो। उसके बाद से मेरे ख्याल से जो तहरीक आज़ादी है या तहरीक हुर्रियत जिसे कश्मीर में कहते हैं, वो अपनी मकबूलियत जो है ना वो खोती रही। और सपोर्ट भी जो पाकिस्तान से एक ज़माने में मिला करती थी, इमोशनल सपोर्ट तो ज़ाहिर अभी भी है शायद, लेकिन आपको मटीरियल सपोर्ट आना, यार देखो एक ढकी छुपी बात थोड़ी है, 90s में बच्चे जाया करते थे यहाँ से कश्मीर जिहाद करने। मेरे अपने स्कूल के मैं 2 लोगों को जानता हूँ जो कि वहाँ पे जाके शहीद हुए, अपनी जानें उन्होंने जो है कश्मीर कॉज के लिए दी हैं, ज़ाती तौर से जानता हूँ उनको। सो 90s में दिस वाज वेरी कॉमन, ठीक है। सो हमारे पास अब वो वहाँ पे अब वाली गेम नहीं रही है, ठीक है जी। तीसरा पार्टी इसमें इंडिया है। अब आप मुझे ये बताइए, इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब, बिहार में इलेक्शन भी आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी साहब मैचो मैन बन चुके हैं और हीरो बना के उनको, वही रजनीकांत का मैं बार बार जिक्र किया जा रहा हूँ। इंडिया असल में इंडियंस ये ना बाहुबली टाइप फिल्में देखते हैं, सुपर हीरो फिल्में उनको देखनी है, और एक था टाइगर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक बॉलीवुड टॉलीवुड सुपरस्टार बने हुए। इंडस बेसन ट्रीटी उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। मुझे तो हर हाल में इंडियन ना कोई मीडिया में ये सवाल पूछ रहा है ना कि भाई ये कहते हैं ना, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, कोई नहीं पूछ रहा ये सवाल इस वक्त इंडिया में। सो मैं तो यही समझता हूँ कि इस वक्त जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो तो इसमें इंडिया ही नजर आ रहा है। बाकी आपकी अपनी दानिश से सोचिए इस पे। अच्छा बस लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन मीडिया की तो बहुत बात हो गई, आप इस सारे चैप्टर में पाकिस्तानी मीडिया का रोल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया ने ये डिमांड की हो अपनी हुकूमत से कि भाई आप अटैक कर दें। इंडियन मीडिया कर रहा है, क्योंकि देखो यार अटैक करने वाली बात, एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान अगर मीडिया हमारा इंडिया पे अटैक करने की बात करता है, नंबर 1 हमें उनके लेवल पे गिरना नहीं चाहिए। सेकेंडली हमें भी ये बात समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअली वो ऑफेंसिव वाली नहीं है, वो ये है जैसे हम अक्सर न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि यार जनरल मुशर्रफ ने एक दफ़ा ये बात बोली थी कि वी विल भी, अगर पाकिस्तान पे वाकई ऐसा हमला होता है तो हम न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करेंगे लेकिन जवाबी तौर से। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा जवाबी है कि यार हम जवाबी हमला करेंगे, वी डोंट वांट टू बी द फर्स्ट अग्रेसर जिसे कहते हैं ना हम, ये हमला। तो हमारा मीडिया में अगर कोई एक दो हमारे यहाँ नमूने बैठे हुए हैं इस तरह के, नज़र भी आते होंगे आपको, फौजी वर्दी में बैठे हुए होते हैं कुछ, जबकि फौज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो टोपियाँ वोपियाँ लाल वाल सर में लगा के बैठे हुए होते हैं, और ये कर दें हिंदुस्तान में, वो कर दें ग़ज़वा हिंद कर लें, ये कर लें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ इंडिया में अटैक करने के बारे में कभी कोई चीज़ कि इसको सीरियस लेता है। इंडिया इज़ नॉर्मली दी अग्रेसर। अच्छा देखें, फिर उसमें खैर एक बात हो सकती है, 1965 की वॉर हम 6 सितंबर से शुरू करते हैं, वो उससे पहले शुरू हो चुकी थी, ज़ाहिर है ऑपरेशन जिब्राल्टर है, ये सारी बातें हमारी हिस्ट्री की ये बातें हैं जो कि शायद पाकिस्तानियों ने कभी बात नहीं की थी, लेकिन अब हम समझते हैं इन चीज़ों को। 71 की वॉर में इंडिया वॉज दी अग्रेसर, इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके वो ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। बाकी हमारी अपनी इंटरनल सिविल वॉर चल रही थी, उसका भारत से
कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। अब तो इंडिया कहता है कि जी हमने पाकिस्तान को तोड़ा, बड़े खुल के वो बात करते हैं ना ये 71 में। सो पाकिस्तानी मीडिया में डोंट एक्सपेक्ट कभी कोई बंदा जो है ना वो ये बात करेगा। इंडियन, हाँ वो अच्छा, असल में इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा मसला भी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा इंडियंस के साथ बड़ा राब्ता भी रहता है, इंडियन चैनल्स को, इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। वो ये समझते हैं दैट, और ये अभी से नहीं हमेशा से, 1990s में पहली बार जब इंटर सोशल मीडिया आया, MIRC आया, ICQ आया, आप तो उस वक्त अगेन बहुत छोटे होंगे, पैदा भी नहीं हुए होंगे आप, उस वक्त ये चैटिंग के सॉफ्टवेयर पहली बार आए थे, तो इंडियंस के साथ हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ। इंडियंस के पाकिस्तान के बारे में जो सवालात होते थे, हम सोच के हैरान रह जाया करते कि यार ये कैसे, तुम ये सवालात कैसे, कि क्या पाकिस्तान में औरतें बुर्के के बगैर, नकाब के बगैर जा सकती हैं? क्या पाकिस्तान में औरतें यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकती हैं? सो देयर परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान इज ऐसा मुल्क है कि जो कि बिल्कुल तबाही के दहाने पर है, बिल्कुल खत्म हो गया है, लोग सड़कों पे निकले। जबकि हमें पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत हमसे नीचे लाया करता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत हमसे नीचे लाया करता है। वो कहते हैं यार ये जाली सर्वे, ये ऐसी फजूल सर्वे। अक्सर इंडियंस तभी पाकिस्तान आ जाते हैं, बड़ा हैरान रह जाते हैं कि यार ये तो बड़ा फंक्शनल सा मुल्क है, ये मुल्क चल कैसे रहा है? हमारे मीडिया में तो कुछ और दिखाया जाता है। अक्सर इंडियंस को भी मैं ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कभी पाकिस्तान आओ, आके देखो यार, दिस कंट्री इज जस्ट लाइक, यस इंडिया में बास पॉकेट्स में बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, सब कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही है। आई हैव बीन टू इंडिया सेवरल टाइम, बास जगहों पे इट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। इंडियंस की परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में ये कि एक बहुत ही खोखला मुल्क है, एक बहुत ही वीक मुल्क है, हम हल्का सा धक्का मारेंगे ये मुल्क तबाह हो जाएगा। आई थिंक इंडिया ट्राई करके देख ले, उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं बड़ा अफसोस भी होता है मुझे कि इतना ऐसा मुल्क, 1.4 बिलियन पीपल, few of the smartest people that you will meet belongs to India, और इस तरह की एक कलेक्टिव सोच उनकी जो है वो एक दूसरे मुल्क के बारे में पैदा हो गई है। तो हम उनकी बस समझ और अकल की दुआ ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अदील भाई फॉर योर टाइम। अब देखते हैं मामला कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या सूरत हाल एस्केलेट होती है या हुकूमतें अमन को तरजीह देती।